हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप लोग बीए 5th सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो आज की इस वीडियो में बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 8 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं आपके एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो जो भी मेरे बच्चे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि इंग्लिश लिटरेचर की जो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट है वो पूरी मैंने कंप्लीट करा दी है और 1 से लेकर 8 तक की यूनिट पर सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ भी प्रोवाइड की हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस यूनिट से कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा हमारे पेपर में। तो एक यूनिट पर मैंने एक वीडियो यानी 8 यूनिट पर मैंने 8 वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी प्रोवाइड करा दी है आपको, ताकि आप लोग चेक करके पढ़ लें। तो आज का यह वीडियो यूनिट नंबर 8 पर है। 7 तक का मैंने पूरा अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 की। तो आप चेक करके तैयार कर लीजिएगा। आप लोग अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप तैयार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 90% क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 2 की भी क्लासेस चल रही हैं और मैं उस पर भी मॉडल पेपर की वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रही हूँ चैप्टर वाइज यानी कि यूनिट वाइज। और बाकी जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनके साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की क्लास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मॉडल पेपर की वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो देखिए, यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है द 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी में जितना कुछ भी इंग्लिश लिटरेचर में आया, जो कुछ भी चीज़ें हैं उनसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे और आंसर कैसे आपको एग्जाम में लिखना होगा, उन पर मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपके लिए यह वीडियो होगा, क्योंकि देखिए NEP 2020 से जितनी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस है, सभी का जो सिलेबस है वो सेम है। फिर चाहे आप किसी भी कॉलेज से हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका सब कुछ कंप्लीट कराते हैं। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। देखिए, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है ना क्वेश्चन का, पेपर का, वो अलग हो सकता है। पेपर का पैटर्न क्या है, अलग हो सकता है, मगर क्वेश्चन वही होगा, क्योंकि सिलेबस वही है। हो सकता है कहीं पर वेरी शॉर्ट में 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो कहीं पर 5 ही दिए जाते हैं, तो पेपर का पैटर्न अलग हो जाएगा, मगर क्वेश्चन वही होगा, सिलेबस वही है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ जॉर्जियन पोएट्री और जॉर्जियन पीरियड इन इंग्लिश पोएट्री। जॉर्जियन पोएट्री क्या है और जॉर्जियन पीरियड इन इंग्लिश पोएट्री। देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बन रहा है, आंसर क्या होगा, एक ही होगा। तो ये चीज़ें आप नोट करते रहिएगा। आपसे पूछ दे व्हाट इज़ जॉर्जियन पोएट्री, या फिर आपसे पूछ सकता है जॉर्जियन पीरियड इन इंग्लिश पोएट्री, यानी कि इसका पीरियड क्या था इंग्लिश पोएट्री में। तो जॉर्जियन पोएट्री इज़ ए पोएटिक मूवमेंट। जॉर्जियन पोएट्री जो था एक पोएटिक को हिंदी में काव्य कहते हैं, मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन। तो जॉर्जियन पोएट्री इज़ ए पोएटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड। ये इंग्लैंड में होने वाला एक पोएटिक मूवमेंट था दैट लास्टेड फ्रॉम 1910 टू 1936 ड्यूरिंग द रेंज ऑफ जॉर्ज 5। देखिए, और जो इसका टाइम पीरियड था वो जॉर्ज 5 का जो शासन काल था। जॉर्ज 5 जो थे वो तब उस टाइम इंग्लैंड में शासन कर रहे थे 1910 से 1936 के दौरान, वही उसका टाइम पीरियड था। उसी के दौरान ये मूवमेंट चला था इंग्लैंड में। द वर्क ऑफ द पार्टिसिपेटिंग पोएट्स आर इंक्लूडेड इन जॉर्जियन पोएट्री। जितने भी लोग, जितने भी पोएट्स थे, पोएट्स का मतलब जानते हैं ना, कवि जो पोएट्री को लिखते हैं, पोएम को लिखते हैं। पार्टिसिपेट का मतलब भागीदारी लेना। तो इस मूवमेंट में जितने भी लोग शामिल हुए थे, जॉर्जियन पोएट्री मूवमेंट में जितने भी पोएट शामिल हुए थे, ए सीरीज ऑफ एंथोलॉजीज। तो उनकी देखिए, भाग लेने वाले जितने भी कवि थे तो उनकी कृतियाँ जो भी थी, उनकी जो भी पोएम्स होती थी, उनको जॉर्जियाई कविता के संकलन में एक श्रृंखला में शामिल किया जाता है। मतलब उनकी पोएम को किसमें शामिल किया जाता है, जितने भी लोग इसमें आंदोलन में शामिल थे, ए सीरीज ऑफ एंथोलॉजीज, एक संकलन की श्रृंखला में शामिल किया जाता है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉर्जियन पीरियड। जॉर्जियन पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देखिए, जॉर्जियन पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जॉर्जियन पीरियड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे मैं बता रही हूँ, और फिर जितने भी अलग अलग टॉपिक हैं यूनिट नंबर 8 के सभी पर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये समझ लीजिए आपके लिए एक महासंग्राम क्लास है आपके एग्ज़ाम के लिए।
द जॉर्जियन पीरियड कवर्स द 18th सेंचुरी। जॉर्जियन पीरियड 18वीं शताब्दी को कवर करता है एंड इज जनरली आइडेंटिफाइड बाई वेरी सिंपल फैसडेस। बिल्डिंग वर डिजाइंड इन सिमेट्री एंड ऑफन अपीयर्ड क्वाइट प्लान। देखिए, और इसके आमतौर पर इसको जो पहचानने की चीज़ है, जनरली सामान्य तौर पर आइडेंटिफाइड इसको पहचाना जाता है वेरी सिंपल फैसेडेज, यानी कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण पहलुओं में इसकी पहचान की जाती है। बिल्डिंग्स वर डिज़ाइन इन सोमेंट्री, और बिल्डिंग्स जो थी उनकी जो डिज़ाइन थी बहुत ही सोमेंट्री यानी कि संक्षेप में थी, सिंपल सी थी। एंड ऑफन और प्राय अपीयर दिखाई देती थी क्वाइट प्लेन, मतलब बहुत ही सादगी से दिखाई देते थे। तो ये जॉर्जियन पीरियड के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए, आप स्क्रीनशॉट करते रहिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इमेजिज्म। इमेजिज्म का मतलब क्या होता है? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, 100% क्या होगा एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप लोग नोट करो। इमेजिज्म क्या है? इट इज़ ए स्कूल ऑफ पोइट्री। ये पोइट्री का एक स्कूल है, मतलब जो पोइट्स होते थे वो लोग एक मूवमेंट करते थे या कुछ भी करके अपने पोइट्री में कुछ नए नए फीचर्स को ऐड करते थे। फ्लोरिस्ड का मतलब फला फूला। अंडर द लीडरशिप ऑफ इज़रा पाउंड। इज़रा पाउंड के लीडरशिप में इमेजिज्म फला फूला था। इन द सेकेंड डिसेड। सेकेंड डिसेड का मतलब दूसरे दशक में 1913 से 1918 तक ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। इट हेल्ड दैट द विजुअल इमेज वाज इसेंशियली व्हाट ए पोएम कंसिस्ट इन। यह माना जाता है, इट इज़ हेल्ड दैट द विजुअल, यह माना जाता है कि विजुअल मतलब दृश्य, छवि, इमेज मतलब छवि, द इसेंशियली व्हाट ए पोएम कंसिस्ट इन। यह माना गया है कि दृश्य छवि अनिवार्य रूप से एक कविता में निहित होती है, मतलब किसी भी पोएम में जो ये होता है इमेजिज्म, ये इंक्लूड होता है, कंसिस्ट होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजिज्म। इमेजिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी शॉर्ट में देखिए, क्वेश्चन तो ऐसा ही आपका पूछा जाना है और हर एक यूनिट से आएगा, हर एक टॉपिक से आएगा, तो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। और मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि अगर ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे रहेंगे, अच्छे से याद किए रहेंगे, तो आपके अगर ये सेक्शन बी में भी पूछ दे तो आपके लिए ईजी रहेगा। इसलिए ईजी रहेगा कि समझी हुई चीज़ें लिखने में आसानी होती हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन कैसा आएगा उन पर भी वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगी कि ये क्वेश्चन पढ़ लो, इससे बाहर नहीं कुछ आएगा तो वही आपको पढ़ना होगा। तो उस पर भी आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इमेजिज्म वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड एंड अमेरिका इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो इमेजिज्म था इंग्लैंड और अमेरिका में जन्म लिया था, मतलब वहीं पर इसकी शुरुआत हुई थी। इट इज़ ए रिएक्शनरी मूवमेंट, और ये एक रिएक्शनरी मूवमेंट था यानी आंदोलन था। रिएक्शनरी मतलब होता है प्रतिक्रियावादी आंदोलन था। एंड विक्टोरियन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म एंड विक्टोरियन पोएट्री, यानी कि जो रोमांटिसिज्म एज था और विक्टोरियन पोएट्री थी उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ ये एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था। इमेजिज्म एम्फेसाइज्ड सिंप्लिसिटी। देखिए, इमेजिनिज्म का मतलब होगा कल्पनावाद, एम्फेसाइज सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रेसिजन थ्रू द यूज ऑफ एक्साइटिंग विजुअल इमेजेस। दिख नहीं रहा तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि देखना और समझना ज़रूरी है। इमेजिज्म एम्फेसाइज सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रेसिजन थ्रू द यूज ऑफ एक्साइटिंग विजुअल इमेजेस। देखिए, इमेजिज्म ने सटीक दृश्य छवियों के उपयोग में माध्यम सादगी से, और देखिए क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्त करने की जो स्पष्टता है
और सटीकता पर इसमें बल दिया जाता है। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब ये काफ़ी सिंपल होती है, इसका एक्सप्रेस मतलब इसको व्यक्त करने का जो तरीका है काफ़ी सिंपल होता है और अच्छा होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ द इमेजिज्म। इमेजिज्म का सिग्निफिकेंस क्या है। तो हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक रूप से इमेजिज्म इज सिग्निफिकेंट। इमेजिज्म क्या है, महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइज मॉडर्निस्ट इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेरी मूवमेंट और ग्रुप। ये महत्वपूर्ण है, ये ज़रूरी है क्योंकि यह पहला फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्निस्ट मतलब आधुनिकतावादी। तो यह पहला ऑर्गेनाइज्ड आधुनिकतावादी इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेरी मूवमेंट और ग्रुप, ये पहला एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज का मूवमेंट है या ग्रुप है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट तो आपका 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स वालों के लिए भी सब्जेक्टिव वाले के लिए भी। आपका क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इमेजिज्म। इमेजिज्म के फादर कौन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करो, थॉमस अर्नेस्ट हुमले, ये जो थे ये फादर ऑफ इमेजिज्म थे एंड ये एस्थेटिक फिलोसोफर भी थे। तो फादर कौन थे, थॉमस अर्नेस्ट हुमले इमेजिज्म के फादर थे। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, सिंबोलिज्म इज मेनली ए फ्रेंच मूवमेंट। ये एक फ्रेंच मूवमेंट था in art and literature and assumed the status of literary movement in the last quarter of the 18th century in France and in the first decade of 20th century। तो अब इसको आपको समझना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, चलो समझो इसको। सिंबोलिज्म इज़ मेनली ए फ्रेंच मूवमेंट, ये फ्रेंच मूवमेंट था आर्ट लिटरेचर का मतलब कला और साहित्य में पहला ये फ्रांसीसी आंदोलन है। सिंबोलिज्म जिसको क्या कहते हैं हिंदी में प्रतीकवाद। एज्यूम्ड यानी माना जाता है द स्टेटस ऑफ ए लिटरेरी मूवमेंट इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब 19वीं शताब्दी के अंतिम तिमाही में, मतलब 19वीं शताब्दी के एंड वाले क्वार्टर में, लास्ट में 19वीं शताब्दी के लास्ट में और फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस में होने वाला ये पहला आंदोलन था आर्ट और लिटरेचर में। और इसे लिटरेचर का दर्जा प्राप्त कब होता है, 19वीं शताब्दी के एंड में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, देखो ज़रा समझो तो। चलो, एज्यूम्ड माना गया इसको, फिर ये पहले आंदोलन था, एक सिंबोलिज्म आंदोलन था आर्ट एंड लिटरेचर में। स्टेटस ऑफ ए लिटरेरी मूवमेंट, इसको स्टेटस दिया जाता है, इसको मान्यता प्राप्त होती है लिटरेरी मूवमेंट की, साहित्यिक आंदोलन की इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 19वीं शताब्दी के एंड में और फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी फ्रांस में 19वीं शताब्दी के लास्ट और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। इस आंदोलन को लिटरेरी आंदोलन का दर्जा भी दे दिया जाता है, ये दर्जा प्राप्त कर लेता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंबोलिज्म। तो सिंबोलिज्म की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ लिख लो। 100% ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। ए सिंबोलिस्ट यूजेज वर्ड टू डिस्क्राइब ए मोड ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। ए सिंबोलिस्ट यूजेज वर्ड, देखो सिंबोलिज्म को हिंदी में कहते हैं प्रतीकवाद। तो ये शब्दों को, ये प्रतीकवाद वर्णन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए शब्दों का यूज़ करता है। ए मोड ऑफ लिटरेरी का मतलब होता है, मोड मतलब होता है विधा, लिटरेरी मतलब साहित्यिक एक्सप्रेशन। तो ए सिंबोलिस्ट यूजेज वर्ड टू डिस्क्राइब ए मोड ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन, प्रतीकात्मक साहित्य अभिव्यक्ति के एक तरीके के वर्णन करने के लिए शब्दों को यूज़ करता है।
इन विच जिसमें वर्ड्स आर यूज टू सजेस्ट द स्टेट ऑफ माइंड रेदर देन देयर ऑब्जेक्टिव्स और इंटेलेक्चुअल कंटेंट, जिसमें शब्दों का यूज़ उनके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स मतलब उनके उद्देश्य, या इंटेलेक्चुअल कंटेंट मतलब होता है बौद्धिक सामग्री। तो उनके बौद्धिक सामग्री या फिर उद्देश्य के बजाय मन की स्थिति का सुझाव देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये वर्ड यूज़ किया जाता है सजेस्ट द स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मन की स्थिति को बताने के लिए उनके उद्देश्य या फिर बौद्धिक सामग्री से भी ज़्यादा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज सिंबोलिज्म यूज्ड इन लिटरेचर। सिंबोलिज्म लिटरेचर में कहाँ यूज़ किया जाता है? सिंबोलिज्म इज़ यूज्ड इन लिटरेचर, ये लिटरेचर में यूज़ किया जाता है व्हेन जब वन थिंग एक चीज़ इज़ मीन टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, जब एक चीज़ का मतलब समथिंग एल्स दूसरे चीज़ का मतलब को बताना होता है, तब वहाँ पर सिंबोलिज्म का यूज़ किया जाता है। लिटरेचर में इसका यूज़ तब किया जाता है व्हेन जब वन थिंग, जब एक चीज़ इज़ मीन टू रिप्रेजेंट, जब एक चीज़ रिप्रेजेंट करती है समथिंग एल्स किसी दूसरे चीज़ को, तब लिटरेचर में सिंबोलिज्म का यूज़ किया जाता है। सिंबोलिज्म हेल्प्स क्रिएट मीनिंग एंड इमोशन इन ए स्टोरी। सिंबोलिज्म हेल्प करता है क्रिएट करने में, बनाने में मीनिंग, अर्थ को और इमोशन इन द स्टोरी, मतलब इस स्टोरी में भावना को पैदा करना हो या कोई अर्थ निकालना हो तो वहाँ पर सिंबोलिज्म स्टोरी में हेल्प करता है मीनिंग और इमोशन को क्रिएट करने में। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ये आपके लिए आना ही आना है। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, नोट कर लो। 3 की टाइप्स ऑफ सिंबोलिज्म इन लिटरेचर। लिटरेचर में 3 टाइप के सिंबोलिज्म हैं, रिलीजियस धार्मिक, रोमांटिक एंड इमोशनल सिंबोलिज्म। इमोशनल का मतलब भावात्मक प्रतीकवाद, यानी कि 3 तरह के सिंबोलिज्म हैं यहाँ पर लिटरेचर में। एक रिलीजियस है, एक रोमांटिक है और एक इमोशनल सिंबोलिज्म है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ 20th सेंचुरी नॉवेल। 20वीं सदी के उपन्यास की उत्पत्ति क्या है? ओरिजिन मतलब उत्पत्ति क्या है 20th सेंचुरी नॉवेल की। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए नॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉप लेवल का है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूर पूछेगा कि नॉवेल की ओरिजिन क्या है 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी नॉवेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन बिलीफ एंड पॉलिटिकल आइडियाज़। 20वीं सदी के नॉवेल मान्यताओं, चेंज इन बिलीफ मान्यताओं एंड पॉलिटिकल आइडियाज़, राजनीतिक विचारों में परिवर्तन से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जब पॉलिटिकल आइडियाज़ में चेंज आया और मान्यताओं में जब चेंज आया तो 20वीं सदी के नॉवेल उससे उन पर इफ़ेक्ट पड़ा। आफ्टर, बाद में, द इवेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो घटनाएं थी उसके बाद, एंड द डिसअपीयरेंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। डिसअपीयरेंस का मतलब होता है लुप्त होना या समाप्त होना। ब्रिटिश साम्राज्य का जब अंत हुआ उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार की घटनाओं के बाद और सब ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद इसकी उत्पत्ति को देखने को मिलता है 20th सेंचुरी में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ 20th सेंचुरी नॉवेल। 20th सेंचुरी नॉवेल के फीचर्स क्या क्या हैं? The main features of 20th century novel are concentrated on urban middle class। देखो इसका मेन फीचर है, 20वीं शताब्दी के नॉवेल का मेन फीचर है कि ये कॉन्सेंट्रेट करता है, ध्यान केंद्रित करता है ऑन अर्बन मिडिल क्लास। अर्बन मतलब शहरी, मिडिल क्लास लोगों पर। प्रोपेंसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, focus on the life of educated characters and experimental writing।
देखिए 20वीं सदी के उपन्यास की मुख्य विशेषताएं ये थी कि ये शहरी मध्यम वर्ग के यानी शहर के मिडिल क्लास के लोगों पर अपना ध्यान आकर्षित करता है। प्रोपेंसिटी टू इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति होती है इसमें। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना की धारा का परिचय। देखो इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना की धारा, स्ट्रीम मतलब धारा होता है। एंड फोकस ऑन द लाइफ ऑफ एजुकेटेड कैरेक्टर्स, जितने भी नावल के अंदर एजुकेटेड कैरेक्टर होते हैं उनके लाइफ पर फोकस करना भी इस नावल की इम्पॉर्टेंट फीचर है। एंड एक्सपेरिमेंटल राइटिंग, और लेखन की जो लेखन मतलब राइटिंग जो है नावल की राइटिंग जो है उसका एक्सपेरिमेंटल करना, ये सारे 20वीं सदी के नावल की विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ द मेन 20th सेंचुरी नॉवेलिस्ट। 20th सेंचुरी के मेन नॉवेलिस्ट कौन कौन से हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉवेलिस्ट जो हैं वो पूछे ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पे नॉवेलिस्ट के नाम दे दिए हैं, आप देख लो। जोसेफ कॉनराड, कॉमा ध्यान देते रहिएगा। E.M. फॉस्टर, D.H. लॉरेंस, एल्डोस हक्सली, जेम्स जॉयसी, वर्जीनिया वुल्फ आर द मेन नॉवेलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। वर्जीनिया वुल्फ को आप लोग अपने BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ भी चुके हैं। आप लोग जब BA में आए थे तभी पढ़ चुके हैं, एकदम फर्स्ट सेमेस्टर में। इनका एक एस्से था प्रोफेशन फॉर द वुमेन्स, ये आप लोगों ने पढ़ा है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको भी याद होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन बाय साइकोलॉजिकल नॉवेल। साइकोलॉजिकल नॉवेल के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपके वेरी शॉर्ट में पूछता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल नॉवेल के बारे में। देखिए जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए गए क्वेश्चन तो हर टॉपिक से पूछा जाएगा, ये बात अपने मन में लेकर चलिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये वाला छोड़ दें, ठीक है। आपको जब पूरा हमारे चैनल पे दिया जा रहा है तो आप ये ऐसा करें कि पढ़ के जाइए। ये होता है ना कि अरे मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से पढ़ूँ, जब आपको हम दे रहे हैं तो फिर कहाँ से नहीं है। तो इसलिए आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे हैं, वो एग्ज़ाम में टॉप करें। साइकोलॉजिकल नॉवेल के बारे में आप क्या जानते हैं। द साइकोलॉजिकल नॉवेल इज ट्रेडिशनली अंडरस्टूड एज ए जेनरे ऑफ प्रोज फिक्शन। देखो साइकोलॉजिकली जो नॉवेल है, ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक रूप से, अंडरस्टूड एज ए जेनरे परंपरागत रूप से, जेनरे ऑफ प्रोज फिक्शन ये गद्य कथा की शैली के रूप में समझा जाता है। मतलब ये एक प्रोज का रूप होता है, फिक्शन जो होता है प्रोज के रूप में इसको समझा जाता है परंपरागत रूप से। दैट फोकसेस जो फोकस करता है इंटेंसिवली ऑन द इंटीरियर लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स होते हैं नॉवेल के अंदर उनकी जो इंटीरियर लाइफ होती है, कैरेक्टर्स की, उन पर ये अपना ध्यान फोकस करता है। रिप्रेजेंट्स देयर सब्जेक्टिव थॉट्स, रिप्रेजेंट करता है उनके सब्जेक्टिव थॉट्स को। सब्जेक्टिव थॉट्स का मतलब होता है व्यक्तिपरक विचारों को। फीलिंग्स, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं कैरेक्टर्स की, उनको मतलब उनके इंटीरियर लाइफ के चीज़ों को, उनके विचारों को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी मेमोरीज़ को, उनकी डिज़ायर्स यानी उनकी इच्छाओं को बताता है, जो साइकोलॉजिकल नावल होता है। क्योंकि साइकोलॉजी का मतलब ही होता है कि इंसान के मन के बारे में जानना, उनकी फीलिंग, उनके डिज़ायर्स, उनके थॉट के बारे में स्टडी करना। तो एक साइकोलॉजिकल नावल का भी यही मतलब होता है कि वो कैरेक्टर्स के इंटीरियर लाइफ के बारे में पूरा फोकस करता है और उनकी सब्जेक्टिव थॉट को बताता है, फीलिंग्स को बताता है, उनकी मेमोरीज़, उनकी डिज़ायर्स के बारे में वो बताता है। तो जब आप साइकोलॉजिकल नावल पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे जो उसमें कैरेक्टर्स होगा तो उससे रिलेटेड यही सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विद एग्जाम्पल। डिफाइन करो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम मतलब होता है धारा, कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना। चेतना की धारा को डिफाइन करो विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। Stream of consciousness is a narrative style that tries to capture a character's thinking process in a realistic way.
समझ में आया नहीं आया? चलो समझा देते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है इज़ ए नरेटिव स्टाइल, एक नरेटिव स्टाइल होती है, कथा की शैली होती है। मतलब ये भी एक तरह का आप समझ लीजिए कि जैसे प्रोज हो गया, नॉवेल हो गई, उस तरह से ये भी एक स्टाइल होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का, जो ट्राई करता है, कोशिश करता है कैप्चर करना। कैप्चर मतलब पकड़ना, एक कैरेक्टर्स थिंकिंग, कैरेक्टर जो भी है नॉवेल ड्रामा जिसके भी अंदर, उसके थिंकिंग प्रोसेस को पकड़ना, कैप्चर करना इन ए रियलिस्टिक वे। रियलिस्टिक का मतलब होता है यथार्थवाद, वे मतलब तरीका, तो यथार्थवादी तरीके से। देखो रियलिस्टिक का मतलब होता है यथार्थवाद, इसका मतलब होता है समाज में चीज़ें रियलिटी में दिखाई जा रही हैं। मतलब देखिए आप लोग बहुत ऐसी स्टोरी पढ़े होंगे जो मतलब काल्पनिकता पर बेस्ड होती है, रियलिटी में समाज में वैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जब आप बहुत सारे नावल भी ऐसा पढ़े होंगे जो चीज़ें बिल्कुल समाज में जैसी हो रही हैं वैसी ही नावल में पढ़कर लग रहा है कि हाँ यार हमारे सोसाइटी में तो ऐसा बिल्कुल होता है, तो वो रियलिस्टिक हो जाता है। मतलब यथार्थवादी, जो रियल समाज में एक्चुअल में हो रहा है, समाज का जो सत्य है उसको दिखाया जाता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसा स्टाइल होता है किसी भी नावल को नरेट करने का जिसमें कैरेक्टर्स की जो थिंकिंग प्रोसेस होती है उसको रियलिस्टिक वे में पकड़ा जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोव। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का फीचर क्या है? फीचर्स की जगह अगर आपके एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दे तो याद रखिएगा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता होता है। इंग्लिश में फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी आप कह सकते हैं। इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, जो कॉन्शियसनेस नॉवेल होता है उसमें एवरीथिंग इज़ प्रेजेंटेड थ्रू द इमेजेस एंड आइडियाज़, सब कुछ दिखाया जाता है इमेज एंड आइडियाज़ के थ्रू, विच आर कनेक्टेड, जो जुड़ा होता है एसोसिएशन से, एंड नॉट बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, ना कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से। मतलब रियलिटी मतलब एसोसिएशन से कनेक्ट होता है ना कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स से। अब देखिए अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की हिंदी याद कर लो, चेतना की धारा। नॉवेल मतलब उपन्यास, तो चेतना की धारा नॉवेल का राइटिंग का पर्पस क्या है, मतलब किस पर्पस से ऐसे नावल को लिखा जाता है। कुछ न कुछ देखिए कोई ना कोई काम करने का कोई ना कोई पर्पस या ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होता है। तो इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल लिखने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? दीज मेथड्स पर्पस, इस मेथड का पर्पस है इज़ टू अलाउ दीज थॉट्स टू पास थ्रू विदाउट एनी इनहिबिटर्स। इस मेथड का उद्देश्य है कि इन विचारों को बिना किसी अवरोध से आगे बढ़ने देना। इट्स क्वाइट लिटरेरी कैप्चरिंग द स्ट्रीम ऑफ योर कॉन्शियसनेस, और यह आपकी चेतना को, योर कॉन्शियसनेस, और ये आपकी चेतना की धारा को पकड़ने में काफ़ी साहित्यिक होती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। और ऐसे ही मैं आपके पेपर 2 पर भी लगातार वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। देखिए आपकी 1 से लेकर जो 8 तक की यूनिट्स हैं ना प्यारे बच्चों, उस पर पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अब अपलोड हो गई आपके एग्जाम 2024-25 के लिए। तो आप सभी को हमारे प्लेलिस्ट में चेक करके अच्छे से पढ़ लीजिए। पेपर 2 या फिर अदर सभी सब्जेक्ट के लिए भी हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि हर कोई अच्छे से पढ़ सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।